नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवल। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। निर्माण कार्य तय समयावधि में पूरा करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रदेश के बागवानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुलझाने की मांग को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किया मौन प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा ने बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया हरतालिका तीज का उत्सव। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार एम्स के निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को संस्थान के लिए विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने और निर्धारित समयावधि में स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए एम्स में पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने एम्स के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश के लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए एम्स के अधिकारियों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय से कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर एम्स के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि एम्स के प्रथम चरण का निर्माण कार्य 30 जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगा और एमबीबीएस का दूसरा बैच इस वर्ष के अंत और आगामी वर्ष के जनवरी माह तक आरंभ कर दिया जाएगा। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि यहां ओपीडी सेवाएं अगले माह तक आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्थान में मई 2021 से टेलीमेडिसिन सेवाएं आरंभ कर दी गई है और एम्स द्वारा जून 2021 से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भी ओपीडी सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से अब तक लगभग 8,000 लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान के एमबीबीएस के छात्रों के साथ भी संवाद किया। कोविड वैक्सीन में हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है फर्स्ट डोज के लिए, और इसके लिए मैं सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त करता हूं और खासतौर से हिमाचल प्रदेश की जनता का भी, जिन्होंने बहुत एक्टिव रोल और एक्टिव सहयोग उसमें दिया है, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिशें हुई हमारे कई मित्रों की तरफ से कि इस वैक्सीन से ये साइड इफ़ेक्ट होगा, वो साइड इफ़ेक्ट होगा। आज हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ी प्रदेश, भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश होने के बावजूद भी कोविड की पहली डोज जो है हमने जो है उसमें सफलता हासिल की और 100% जो है उसमें हमने अपना टारगेट को अचीव किया है। उसके लिए भी हम लगभग 35% के करीब पहुंच गए हैं। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि नवंबर 30 तक हिमाचल प्रदेश में सेकंड डोज भी कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेकंड डोज जब कंप्लीट होगी तो हिमाचल प्रदेश में फिर कोविड की मरीज जो है वो का एक्टिव नंबर जो है वो ना के बराबर है। हिमाचल प्रदेश में जल्द कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। अभी कागजी कार्यवाही के चलते इसमें देरी हो रही है। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होते ही कंडक्टर की भर्ती की जाएगी। यह जानकारी परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने दी। उनका कहना है कि कागजी कार्यवाही के चलते अभी इनमें देरी हो रही है। ऐसे में जल्द ही इसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मंत्री ने पीस मिल वर्कर के मुद्दे पर कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर विचार विमर्श कर फैसला लेगी और उसे सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। प्रदेश सरकार 205 नई बसें खरीदने जा रही है। इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसलिए सबॉर्डिनेट बोर्ड कागजों की कार्रवाई, कागजों का पुष्टिकरण, कागजों के बकाया को सत्यापित करने में समय लगता है, लेकिन मुझे फिर भी ये विश्वास है
कि अति शीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मैं खुद भी इस काम में लगा हूं, और अति शीघ्र जो है कंडक्टर यहाँ पे भर्ती किए जाए। सर, पीस मिल वर्कर्स का मसला सेटल हुआ है या नहीं? नहीं, पीस मिल वर्कर्स का मसला चला हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस समय इस प्रकार की एंट्रीज किसी प्रदेश के अंदर होती हैं, किसी विभाग के अंदर होती हैं, तो बिना रूलों के अगर लोग लगते हैं, उनके लिए कायदा कानून बनाया जाता है, फाइनेंस की परमिशन ली जाती है, लॉ में जाता है। हम उन सारे प्रोसेस में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे और पीस मिल वर्कर्स की जो मुश्किलात है उसको हम सॉल्व करेंगे। सर, एचआरटीसी में कोई नई बस खरीद का एक मामला हुआ था, उसके बाद प्रोसेस किस लेवल तक? 205 नई बसें ली जा रही हैं और उसके लिए प्रोसेस चल पड़ा है। अति शीघ्र नई बसें जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेगी। ये नई होंगी, नई मतलब नॉर्मल वाली है कि इलेक्ट्रिक? अच्छी बसें होंगी, जो भी होंगी, इलेक्ट्रिक भी होंगी, दूसरी भी होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो उसके लिए पर्टिकुलर वहीं लगाया जा सकता है जहां पर उनको चार्ज करने का प्रावधान हो। और ये जो बसेस मैं 205 बसेस की बात कर रहा हूँ, ये वो बसेस हैं, इसमें हमारी जिस प्रकार की आप आजकल सीटीयू की बसेस देखते हैं, उस प्रकार की बसेस हम ला रहे हैं। अच्छी बसेस होगी, कंफर्टेबल बसेस होंगी। प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट को लेकर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अहम भूमिका निभाएगा, जिसे लेकर मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी है। मोर्चा द्वारा प्रदेश में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। इसके लिए डिजिटल ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं का पंजीकरण होगा। यह जानकारी भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। नितिन कुमार यहां अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित बैठक में मिशन रिपीट को लेकर रूपरेखा तैयार की गई और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आज अनुसूचित जाति मोर्चा जिला बिलासपुर की बैठक यहां पे रखी गई। इसका उद्देश्य जो हमारा मिशन 2022 में मिशन रिपीट के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत 2022 में होगी उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, इसके लिए हमने यहाँ रणनीति बनाई। और जो हमारा एक अभियान अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोगों को जोड़ने का चला हुआ है, जिसके निमित्त हमने अभी यहाँ पे जो हमारे विस्तारक निकलेंगे उस विस्तारकों की सूची ले ली है और जल्द ही ये योजना डिजिटल माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। और इस योजना के माध्यम से हम 1,11,422 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद उनका एक विशाल सम्मेलन करेंगे। उसके निमित्त ये बैठक की गई थी और इसमें हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी किया कि केंद्र में हमें इस बार 11 मंत्री और भारत में 4 हमारे राज्यपाल और 1 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति वर्ग से बनाया गया है। उसके लिए हम केंद्र का धन्यवाद करते हैं। कांगड़ा में पूर्व विधायक जगजीवन पाल के थप्पड़ मामले पर मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी कामों में बाधा डालने पर कानूनी कार्रवाई होती है। यदि कोई बाधा डालता भी है तो ये कहां का नियम है कि उसकी पिटाई की जाए। जगजीवन पाल क्षेत्र के पूर्व विधायक है, अगर कोई विवाद था तो दोनों पक्षों को बैठकर सुलझाना चाहिए था। लोकतंत्र में ये कभी नहीं होता कि अगर आप किसी से सहमत नहीं है तो उसकी पिटाई की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि वह स्पष्ट करे कि जगजीवन पाल पर हुए हमले का वे समर्थन करते हैं या विरोध। हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल होने की भूमिका को सही ढंग से निभा रही है और मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल सुर्खियों में रहने के लिए विरोध किए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश में खुद माहौल को खराब कर रही है और सरकार की नाकामियों व जन विरोधी नीतियों से लोगों का ध्यान भंग करने की कोशिश कर रही है। शिमला आईजीएमसी में लंगर के मुद्दे पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार मुद्दे को हल करने की जगह उसे हवा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बॉबी कई सालों से वहां लंगर चला रहे हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार को उनके साथ बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। वहीं सेब के मूल्यों के मुद्दों पर बागवानी मंत्री को घेरते हुए राठौर ने कहा कि बागवानी मंत्री को बागवानों की समस्याओं व विभागीय जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सेब बागवानों को आड़तियों से छुटकारा देने के लिए अडानी ग्रुप को सस्ती व रियायती दरों पर
जमीन मुहैया करवाई गई थी, मगर अब अडानी ग्रुप ही शोषण करने पर उतारू हो गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सरकार से मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो पार्टी आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। मुझे लगता है कि सरकारी काम में दखल अंदाजी कहाँ हुई है। अगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनके कहने पे जो है जो पूर्व विधायक वहाँ से रहे हैं, जो सीपीएस रहे हैं, वो अगर जाकर बात करते हैं तो उसमें क्या आपत्ति है। अगर कोई विवाद वहाँ था, उस विवाद को बैठ के आपस में सुलझाया जा सकता था, लेकिन एक पूर्व विधायक को, एक पूर्व सीपीएस को धक्का देना और थप्पड़ मारना क्या उचित है? क्या मुख्यमंत्री जी जो है, जो उनके जगजीवन पाल जी के साथ हुआ है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? पहले वो ये बताएं। अगर इस तरह से पूरे प्रदेश में चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रदेश जो हमारा शांत प्रदेश है इसकी गरिमा बनेगी। मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी जो है भर्त्सना करते, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये जो बयान है, इससे तो जो भी इस तरह के अराजक तत्व हैं उनको जो है और ज़्यादा जो है उत्साहित करने का मुझे लगता प्रयास है। देखिए, हमें कोई सुर्खियों का शौक नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर विपक्षी दल होने के नाते जो है सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, सरकार की जो नाकामियाँ हैं, सरकार के जो जन विरोधी जो नीतियाँ हैं, अगर हम विरोध करते हैं तो ये हमारा दायित्व है। हम अपने दायित्व का जो है निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश का अगर जो माहौल तो भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ रही है, माहौल तो सरकार बिगाड़ रही है। अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पीटने के लिए छोड़ दें? ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। ये काफ़ी समय से ये विवाद चला आ रहा है। सरकार को चाहिए, जो काफ़ी अरसे से सर्वजीत बॉबी हैं, वहाँ लंगर चला रहे हैं, उनको काफ़ी समय हो गया कि बैठ के बात करें। देखो, विवाद को सुलझाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जानबूझ के जो है इस मुद्दे को हवा दे रही है। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसे आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले ये मुद्दा उठाया है क्योंकि जो ये सरकार है, ये किसान विरोधी और बागवान विरोधी सरकार है। और जो बागवानी मंत्री हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि उन्हें बागवानी विभाग की, बागवानी की कोई जानकारी नहीं है। जब हमारे सेबों के जो दाम हैं वो गिरने शुरू हुए, हमने जो है सबसे पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल निर्माता रहे हैं, हमने उनकी प्रतिमा के सामने धरना दिया। उसके बाद हमने जाके जो अडानी है उनकी सीए स्टोर के सामने हमने जो प्रदर्शन किया, क्योंकि अडानी के हिमाचल में 4 सीए स्टोर हैं, वो जो है भाव तय करते हैं। जब उन्होंने दरें घोषित की, उसके बाद एकदम से सेब के दाम जो है गिर गए, और पिछली बार से उन्होंने 18 रुपये जो है दाम इस बार कम घोषित किए। तो हालांकि अडानी को जब हिमाचल में सीए स्टोर दिए गए थे, उस समय जो है औने पौने दामों में उन्होंने ज़मीन खरीदी, धारा 118 की परमिशन उन्हें दी गई, और लगभग 80-85% उनको सब्सिडी दी गई। उस वक्त सरकार की ये मंशा थी कि जो हमारे जो बागवान हैं, जो दिल्ली के आड़ती हैं या दूसरे शहरों में जहाँ सेब जाता है, जो आड़ती शोषण करते हैं, इस शोषण से जो है किसानों और बागवानों को निजात मिलेगी। लेकिन अडानी तो खुद अब भस्मासुर बने हैं, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जाके जो है विरोध किया है। और अभी हम अगर सरकार जो है तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को जो है आगे। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। अब आयोग के गठन की मांग को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं राजधानी शिमला में भी संयुक्त मोर्चा की शिमला इकाई ने डीसी के जरिए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चे की अध्यक्ष अमिता सूद ने कहा कि सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा पिछले करीब 1 साल से स्वर्ण आयोग के गठन की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार
सरकार सिर्फ बार बार आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि अब मोर्चे ने एक बार फिर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और स्वर्ण आयोग के गठन की जल्द मांग कर रहा है। यदि मुख्यमंत्री जल्द स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करते हैं तो मोर्चा सभी विधानसभा क्षेत्रों में उग्र आंदोलन करेगा। आज जिलाधीश महोदय के पास ये इस मान्य वर्ग संघ मंच के लिए तरफ से आए हैं स्वर्ण आयोग गठन के लिए, जो हमने 20 अप्रैल को सीएम सर की नॉलेज में भी ये इशू डाला था कि ऑलरेडी अदर कास्ट की भी जैसे अपने अपने वर्ग हैं, कोई दलित मुक्ति मंच है, अनुसूचित जाति जनजातीय मोर्चा है, कांग्रेस और बीजेपी में अलग से इनके SC ST मोर्चा है, तो हम लोगों के लिए भी जनरल कमीशन बनानी चाहिए जिसके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सीएम सर ने हमें 3 मंथ का टाइम दिया था, बट अभी तक उनकी तरफ से कुछ हो नहीं पाया, तो इसलिए हम दोबारा से सीएम सर को ये डीसी महोदय की तरफ से एक ज्ञापन सौंप रहे हैं ताकि वो हमारी डिमांड को पूरा करें। जो भी संवैधानिक रूप से जो भी स्वर्ण आयोग का गठन होगा, जो भी क्राइटेरिया होगा, हम उसका सबसे सहमत हैं। जो भी जैसे भी वो डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से ही बनना चाहिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं, संविधान के रूप से ही होना चाहिए और हम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, ना हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं। बस हम ये चाह रहे हैं कि हमारा अपना से जनरल कमीशन बन जाए। प्रदेश में सेब के गिरते दामों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन समय समय पर प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहता है। वर्तमान समय की बात करें तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सेब की आर्थिकी खतरे में है और बागवान चिंतित है क्योंकि सेब के दाम प्रदेश की मंडियों में धड़ल्ले से गिर रहे हैं। ऐसे में संगठन ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में सेब पर विधेयक लाने की मांग की है, जिसके लिए राज्यपाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश में सेब के गिरते दामों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि संगठन ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में सेब पर विधेयक लाने की मांग की है, जिसके लिए राज्यपाल के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से विधेयक को लेकर उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में इकोनॉमिक ऑफिस विंग बनाने की भी मांग की गई है, जिसमें ये मालूम हो सके कि कौन से लदानी हिमाचल में आकर काम कर सकते हैं और उनका बैंक बैलेंस कितना है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि अभी भी 100 करोड़ के लगभग पैसा लदानियों और आड़तियों के पास बागबानों का फंसा हुआ है। इनमें अधिकतर बागबान वो है जिनकी सेब की पेटियां बहुत कम होती है और उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है और अब आड़ती उन्हें पैसा नहीं दे रहे हैं और पैसे लटके हुए हैं। ऐसे में विंग के माध्यम से उन पर शिकंजा कसा जा सकता है। दीपक ने विधेयक में A ग्रेड के सेब के अलावा अन्य ग्रेड के सेब का न्यूनतम दाम तय करने की भी मांग की है। उन्होंने पंचायतों में 73वां व 74वां संशोधन लागू करने की भी मांग की है ताकि पंचायतों के पास बजट का पैसा सीधा आ सके और वो अपने स्तर पर कोल्ड स्टोर व फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सके। देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हिमाचल प्रदेश में बागवानी का, यहाँ की इकोनॉमी बागवानी का बहुत बड़ा शेयर है। तो यहाँ के जो बागवान हैं, फल उत्पादक हैं, सब्जी उत्पादक हैं, हर साल उनको जब ये सीज़न शुरू होता है हमारे एप्पल का या सब्जियों का, तो बहुत सारी समस्या ऐसी जो हर साल उनके सामने आती है। हमारा ये मानना है जब बागवानी पर आधारित इकोनॉमी 5000 करोड़ की है तो हम चाहते हैं कि सरकार एक विधेयक लाए, बागवानी पर एक विधेयक लाए जिसमें चीज़ों को व्यवस्थित करें। दूसरा क्या देखा है हमने कि बहुत समय से अगर अभी हम आंकड़ा निकालते 4-5 वर्षों का, तो 80 से 100 करोड़ रुपए ऐसा है जो हमारे बागवानों की पेमेंट अभी तक नहीं हुई है या लदानी भाग गए हैं या उनकी पेमेंट जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है। तो छोटा छोटा मार्जिनल किसान इसमें मारा जाता है। तो हमारा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि आप बागवानी पर एक विधेयक लाइए जिसके अंतर्गत आप आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का अगर घोटाला होता है उस पर पकड़ हो, लदानी को पकड़ा जा सके और उन लोगों की जो पेमेंट है वो मिल सके। और जब मार्केट में एकदम से मंदी आ जाए तो ऐसे समय में हमारे पास हर 5-6 पंचायतों पर एक कोल्ड स्टोर होना चाहिए ताकि हमारा बागवान या कृषक जो सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, वो अपने प्रोडक्ट को गोदाम कोल्ड स्टोर में रखे और जब मार्केट में तेज़ी आए तो उसको वो बेच दे।
तो हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि हर साल हमें सीज़न के दौरान जो है सड़कों पर बैठना पड़ता है। तो आप एक ऐसा विधेयक लाइए जिसमें 5,000 करोड़ की जो इकोनॉमी है उसको जो है बल मिले, उसको जो है साहस मिले और उसको जो है प्रोत्साहन मिले कि जो है सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो हमारा आज महात्मा गांधी जी के बुत के नीचे बैठकर ये जो सत्याग्रह हम आज कर रहे हैं, इसके माध्यम से प्रदेश सरकार के कानों में बात डालना चाहते हैं, खासकर जो हमारे बागवानी मंत्री हैं, कि भाई आप विधेयक क्यों नहीं लाते हैं, यूनिवर्सल कार्टन पर क्यों बात क्यों नहीं करते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर आप बात क्यों नहीं करते हैं, जो 1134 करोड़ रुपए का जो बजट कांग्रेस के समय में आया था उसको लेकर आप जो है क्यों त्वरित तौर पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारा यहाँ का जो किसान और बागवान भाई अपनी फलों और सब्जियों को लेकर जो है वो आश्वस्त रह के वो अपनी आजीविका से कमाता रहेगा। इसी विषय को लेकर आज हमारी ये टोकन स्ट्राइक है और हम एक ज्ञापन जो है राज्यपाल महोदय को देंगे कि वो सरकार को चेताए कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें इसी तरह से ढुलमुल रवैया रहा तो हमें जो है इस आंदोलन को जो है और तीखा करना पड़ेगा, तेज़ करना पड़ेगा। प्रदेश में चल रहे पोषण माह के तहत हमीरपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनूठी पहल करते हुए कुकिंग का शौक रखने वाली महिलाओं को हुनर दिखाने का मौका प्रदान करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता में महिलाओं को अपने द्वारा तैयार किए गए व्यंजन को प्रस्तुत करना होगा। 3 चरणों में होने वाली इस प्रतियोगिता में IHM हमीरपुर के विशेषज्ञ जज की भूमिका निभाएंगे। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनीक ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू पौष्टिक आहारों के प्रति आकर्षित करने के साथ साथ जागरूक करना है। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग हमीरपुर के सौजन्य से 13 से 17 सितंबर तक जिला हमीरपुर की महिलाओं के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वह अपने पकवानों की प्रस्तुति दे सकेंगी। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में विकास खंडों में महिलाओं के पकवान को जांचने के बाद उनका चयन दूसरे चरण के लिए किया जाएगा। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल व फाइनल IHM झनियारी में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनीक ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू पौष्टिक आहारों के प्रति आकर्षित करने के साथ साथ जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि प्रथम 3 स्थानों पर रहने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन और WCD विभाग द्वारा हमीरपुर में स्पेसिफिकली ये प्रतियोगिता हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये आप सबको पता है कि 1 सितंबर से पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ जो है वो पूरे प्रदेश में जो है मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों को और बच्चों को खासकर पौष्टिक आहार से जोड़ने का जो है एक प्रयास जो है वो तरह तरह से किया जा रहा है। हमारे जिले में हमें ये आइडिया आया कि क्योंकि हमारे पास IHM का कैंपस है हमीरपुर में, तो उसकी मदद लेते हुए हमने बैक टू द रूट्स ऐसे पौष्टिक आहार जो हम भूल गए हैं या बच्चे खाना पसंद नहीं करते, उनको एक स्वादिष्ट और अच्छे प्रेजेंटेशन से कैसे बच्चों को जो है उसको उनकी तरफ आकर्षित किया जाए, इस थीम पे हम लोग जो है एक 5 दिवसीय जो है इसमें कुकरी कंपटीशन पूरे जिला भर में करने जा रहे हैं। इसमें 13, 14, 15 सितंबर को इसके प्रिलिमिनरी राउंड्स जो है वो किए जाएंगे ब्लॉक्स में, और उसमें 13 तारीख को टॉनी देवी और सुजानपुर ब्लॉक में होंगे, 14 तारीख को भोरंज और नगौन ब्लॉक में, और 15 तारीख को बिजड़ी और हमीरपुर ब्लॉक में इनके प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशंस होंगे, जहां पे घर से इस तरह का भोजन जो है जो कंपटीशन के लिए एंट्रीज होंगी वो बना के लाना होगा पार्टिसिपेंट्स को, और उनको जज करके जो है सेमीफाइनल जो चयनित होंगे उनको सेमीफाइनल में भेजा जाएगा। और उसके बाद 16 सितंबर को IHM के कैंपस में ही इसका पेनल्टीमेट राउंड होगा, और उसमें ऑन द स्पॉट कुकिंग करवाई जाएगी जो चयनित होंगे उन उम्मीदवारों को। और उसके बाद फाइनल राउंड जो है वो 17 सितंबर को फाइनली IHM में ऑन द स्पॉट कुकिंग कॉन्टेस्ट से फाइनल विजेता जो है वो घोषित होंगे। इससे हम ये इस पूरे कॉन्टेस्ट को करने के पीछे हमारा ये मकसद है कि लोग कई बार हम आजकल के रोजमर्रा की जिंदगी में लाइफ की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, अलग अलग जगहों पे फास्ट फूड की चेन्स खुल गई हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं अपने घर पे घरेलू आहार जो पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है और बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत कामगार साबित होती है, उसको भूलते जा रहे हैं। तो कैसे हम अपने घरेलू सामान से बने हुए बड़े हम्बल डिशेस को भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए स्वादिष्ट और आकर्षक बना सके, उसी का कॉन्टेस्ट है, ताकि हम पोषण के जो माह में ये IC के माध्यम से अवेयरनेस जो है हमीरपुर के सभी लोगों तक पहुंचा सके। जिला कुल्लू व मंडी की सीमा के साथ लगते पनारसा के नाव गांव में देर रात
दहकती मशालों के साथ जहां माता अंबिका का मूल मोहरा अपने मंदिर पहुंचा, तो वहीं हजारों लोगों ने भी माता के मूल मोहरे के दर्शन किए। इसके अलावा मंगलवार को भी दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। बनारसा के साथ लगते नाव गांव में माता अंबिका का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। रात करीब 11 बजे माता का मूल मोहरा रामगढ़ बेहड़ के भंडार से नाव मंदिर की ओर निकला। इस दौरान हजारों लोगों ने जहां जय माता के उद्घोष लगाए, तो वहीं दहकती मशालों के साथ माता का मोहरा अपने मंदिर पहुंचा। जहां पर देवता के पुजारियों ने उस प्राचीन मोहरे को रथ में विराजमान किया। वहीं पूरी रात महिलाओं के द्वारा रथ का श्रृंगार भी किया गया और सुबह पुजारियों द्वारा देव विधि के साथ माता के रथ की पूजा अर्चना की गई। इस होम उत्सव को देखने के लिए पूरी रात हजारों श्रद्धालु नाव गांव में उपस्थित रहे। वहीं माता के द्वारा लोगों के दुखों का भी निवारण किया गया। माता के पुजारी पवन शर्मा का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया और हजारों लोगों ने माता के दर्शन भी किए। इस पर्व की खास बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कष्ट से जूझ रहा हो तो उसी रात माता के द्वारा उनके दुखों का निवारण किया जाता है। इन्हीं कष्टों के निवारण के लिए हर साल हजारों लोगों की भीड़ अंबिका माता के मंदिर में पहुंचती है और इस साल भी यह होम पर्व पूरे विधि विधान के साथ आयोजित किया गया। नाव होम इस बार भी हर वर्ष की भांति मनाया गया। पिछले कल रात में ये आयोजन था। इसकी महिमा ऐसी है, माता का उस दिन मोहरा जो है रामगढ़ से लाया जाता है और लाया गया। पिछले कल माता का मोहरा पारंपरिक तौर पर रामगढ़ से लाया गया और माता का नीचे देव कार्रवाई की गई मंदिर में। और इसकी महिमा ऐसी है कि कोई भी भूत प्रेत खिलाए पिलाए, कोई ऐसी जादू टोना आदि कोई बाधा हो तो इसका गारंटीशुदा इलाज जो है यहाँ मंदिर में होता है। और इस बार भी काफ़ी लोग ऐसे इन बाधाओं से ग्रसित लोग जो है यहाँ आए थे और उन्होंने उनका इलाज हो गया, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। और सब लोगों को मतलब कोविड की वजह से इस बार ये हमने थोड़ा कम करने का सोचा था, लेकिन लोग श्रद्धालु लोग फिर भी नहीं माने और बिना कोई ऐसे बिना प्रचार किए हुए भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु इधर पहुँचे और इसमें माता का आशीर्वाद लिया। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडीर ने शिक्षा विभाग में कार्यरत 231 पीआईटी को पदोन्नत करके डीपीआई बनाने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद एक मुश्त 231 शारीरिक अध्यापकों को पदोन्नति प्रदान करके डीपीआई बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक महासंघ द्वारा लगातार शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति का मामला उठाया जा रहा था, जिसे सरकार द्वारा पदोन्नति प्रदान करके अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके लिए वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। 2010 से पहले जो लगे हुए थे उन्हें हेडमास्टर प्रवक्ता बनने का मौका। इस प्रकार की हमारी 9 मांगे जो सरकार ने जो अभी आप 15 तारीख को एक बैठक होने वाली जिसकी अध्यक्षता जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी करेंगे। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री की जो जिसको आप कह सकते हैं कि उनके थ्रू जो उनकी आश्वासन उनके घोषणा के रूप में देखते हुए उस बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। तो उसके लिए हिमाचल सरकार का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जब से खासतौर पर हिमाचल की जयराम सरकार ने और आदरणीय गोविंद ठाकुर ने शिक्षा विभाग संभाला है, तो शिक्षा विभाग में प्रमोशन और नियुक्ति की तो एक बाढ़ सी आ गई है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हमेशा आभारी रहेगा। पोषण माह अभियान के तहत जिला मुख्यालय धर्मशाला में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुल जिंदल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में पोषण के लिए पौष्टिक भोजन के बारे में लोगों को जागरूक किया, साथ ही जंक फूड को पूरी तरह से छोड़ने की भी अपील की। बता दें, जागरूकता रैली उपायुक्त कार्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक निकाली गई। आज हम पोषण अभियान की रैली जो डीसी साहब ने हमें फ्लैग आउट किया है, आज उसको हम रैली निकाल रहे हैं। उसके अंतर्गत तो ये हमारा 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो पोषण अभियान माह बनाया जाता है,
उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि पोषण से रिलेटेड और खान पान से संबंधित लोगों को जो जानकारी इसके बारे में दी जाती है, और जो हमारे जो दिनचर्या है जिसमें हम जो खान पान से संबंधित क्या क्या उसमें जो मतलब उसमें तब्दीली ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है इसका फास्ट फूड का, उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक करते हैं कि फास्ट फूड को मतलब जो अपने जीवन में ना ला करके अच्छे जो हमारे पोषण से संबंधित जो हमारे पोषक तत्वों को उनको और संतुलित आहार का जो वो अच्छे से अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो हम जो इम्यूनिटी अपने शरीर में ला सकते हैं, और जो ये कोरोना काल में इतनी जो महामारी है उसको भी दूर भगाने में हम जो वो सक्षम रहेंगे। जिला कांगड़ा की सड़कों पर बेसहारा गौवंश को अब जल्द ही छत नसीब होगी। वर्तमान में जिला में सैकड़ों गाय शहरों व गांव के आसपास सड़कों पर बेसहारा छोड़ी गई है, जिसके रहने का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। यही नहीं, ये बेसहारा पशु किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सड़कों पर बीमार, भूखी प्यासी व दुर्घटनाओं का शिकार हो रही गायों की दुर्दशा को देखते हुए इन गायों के लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग धर्मशाला के उपनिदेशक संजीव धीमान ने बताया कि जिला में करीब 6 गौ अभयारण्य बनाए जाने प्रस्तावित है, जिसमें एक अभयारण्य का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अन्य 3 जगह पर बन रहे गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला कांगड़ा की सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले गौवंश को अब जल्द ही छत नसीब होगी। बता दें, जिला कांगड़ा में लगभग 8000 बेसहारा पशु हैं। जिला में करीब 22 गौसदन हैं, जिनमें लगभग 2150 पशु हैं। गौअभयारण्य बनने से सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को ठिकाना मिल जाएगा। विभाग की माने तो 3 गौअभयारण्यों का निर्माण कार्य जारी है और 3 अभयारण्य निर्माण संबंधी DPR आगामी कार्रवाई के लिए भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक लुथान ज्वालाजी मुखी में गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो गया है। इसके अलावा खब्बल जवाली में बन रहे गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य 50% हो चुका है। कुड्डन पालमपुर में बन रहे गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य 20% और कंगेहन जयसिंहपुर में बन रहे गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य लगभग 10% हुआ है। इसके अलावा सुलह व कांगड़ा में बनाए जाने वाले गौ अभयारण्य के लिए DPR भेजी जा चुकी है। बता दें, लुथान गौ अभयारण्य निर्माण पर लगभग 3 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा कुड्डन में बन रहे गौ अभयारण्य निर्माण पर 2 करोड़ 92 लाख, कंगेहन में बन रहे गौ अभयारण्य पर 2 करोड़ और खब्बल में बन रहे गौ अभयारण्य निर्माण पर 2 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग धर्मशाला के उपनिदेशक संजीव धीमान का कहना है कि जिला में 6 गौ अभयारण्य बनाए जाने हैं। एक गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो गया है। अन्य 3 जगह पर बन रहे गौ अभयारण्य का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और 2 जगह गौ अभयारण्य बनाने संबंधी DPR भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा, गौ अभयारण्य में पशुओं को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इस समय अगर बात की जाए तो हमारे जिला में लगभग 8000 हमारा पशु जो हैं वो सड़कों पर हैं। इसमें सरकार द्वारा, विभाग द्वारा जो है इसका पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें आवारा जानवर जो हैं, जिससे कि लोगों के, जैसे आपने बताया, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस समस्या से निजात पाया जा सके। इसके लिए जो है विभाग द्वारा जो है लगभग 6 गौ सेंचुरी जो है गौ अभयारण्य उनका बनाया जाना जो है जिला में प्रस्तावित है, जिनमें से 4 का निर्माण कार्य जो है वो चला हुआ है। ये जो गौ सेंचुरीज़ हैं ये इस समय हमारे ज्वालामुखी तहसील में लुथान और जवाड़ी तहसील में खब्बल तथा पालमपुर ज़िला में कुड्डन जिया के पास और जयसिंहपुर में कंगैन में बनाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है लगभग हमारी जो रखने की कैपेसिटी होगी वो 800 से 1000 होगी और जिसको ज़रूरत पड़ने पर हम 1000 से 1500 तक कर सकते हैं। और मार्च 2022 तक, जैसा कि सरकार के आदेश प्राप्त हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने चाहा है, तो हम मार्च 2022 तक जो इनका सभी का 4 जो हमारी गौ सेंचुरी का निर्माण कार्य जो है पूरा हो जाएगा और काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात जो है हमें मिलेगी। लगभग 10 करोड़ रुपया जो है 4 गौ सेंचुरीज़ के लिए जो है वो आ चुका हुआ है और जो हमारी 2 गौ सेंचुरीज़ हैं जो कि कांगड़ा में और सोलह में बनाई जानी है, उसके लिए हमने
DPR बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जो है शिमला भेजी हुई है। तो जैसे ही वो अप्रूव होती है और उसमें बजट आता है तो उनका निर्माण कार्य यहाँ की शीघ्र जो है। प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने प्रदेश भर में हर जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आयोग को शीघ्र गठित करने की मांग की है। इसी के तहत हमीरपुर में मंच के जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर की अगुवाई में सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वर्ण आयोग का गठन करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं मंच ने सरकार को चेताया कि यदि आयोग गठित करने को लेकर सरकार का रवैया ढूलमूल वाला रहता है तो भाजपा सरकार को इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने प्रदेश भर में हर जिला उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आयोग को शीघ्र गठित करने की मांग की है। इसी के तहत संयुक्त मंच ने हमीरपुर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर के बाहर नारेबाजी भी की। इस दौरान मंच के जिला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 20 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि 90 दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में मंच ने चेताया कि यदि सरकार स्वर्ण आयोग का गठन नहीं करती तो इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। आज सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने पूरे प्रदेश में 11 बजे माननीय जिलाधीश के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। हमारी आज की जो एक सूत्री मांग है वो है हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन करना। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें 20 अप्रैल को ये आश्वासन दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हम 90 दिन बीतने के बाद भी हिमाचल सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले कि कर दिया जाएगा। तो ये टाल मटोल की नीति जो है वो स्वर्ण समाज जो है वो सहन नहीं करेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है और इसका हम सरकार को भी खुली चुनौती दे रहे हैं कि यदि गठन नहीं तो हमारा स्वर्ण समाज का वोट भी नहीं। स्वर्ण समाज बाध्य होकर हर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारेगा। बेशक हम जीतें ना जीतें, लेकिन सरकार के हार का कारण बनेंगे। 2 विकल्प हैं हमारे पास, या तो हम नोटा का प्रयोग करेंगे या फिर हर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्ण समाज का एक उम्मीदवार अवश्य खड़ा करेंगे। जब तक जातिगत आरक्षण हिमाचल प्रदेश से या भारतवर्ष से समाप्त नहीं होता है, एट्रोसिटीज एक्ट को वापस नहीं लिया जाता है, जिसमें ना अपील ना दलील, सीधे ही जेल के अंदर, ऐसे जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून आज हमारे गले में डाल दिए गए हैं, इनको वापस ले सरकार और जितनी जल्दी हो सके स्वर्ण आयोग का गठन करे। नहीं तो स्वर्ण समाज जो है वो इकट्ठा होकर जवाब देने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में तैयार है। बिहार में आज से 20 साल पहले बन चुका है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने अभी बनाया। तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर मेरे ख्याल में शायद भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है वो हमारा स्वर्ण समाज का है हिमाचल प्रदेश में। अन्य राज्यों में हमसे कम है, वहां पर बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या मुश्किल हो रही है। तो हमारी भावनाओं की, स्वर्ण समाज की भावनाओं की सरकार कदर करे और जितनी जल्दी हो स्वर्ण आयोग का गठन करे। भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में हरतालिका तीज का उत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने फिल्मी और पहाड़ी गानों पर थिरककर कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला द्वारा स्थानीय पंचायत भवन में हरतालिका तीज का उत्सव बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर मोर्चा से जुड़ी महिलाओं ने फिल्मी और पहाड़ी गानों पर थिरक कर कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष तीज का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम न करके इसे सूक्ष्म रूप से मनाया गया। हरियाली तीज का जो एक उत्सव है वो मनाया जा रहा है। सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये एक ऐसा पावन वो है हमारा तीज, जिसमें हम शिव पार्वती की पूजा करते हैं और मनोकामना करते हैं कि जिस वजह से पार्वती ने
मनोकामना की थी कि अच्छे पति की वैसे सबको प्राप्ति हो और उनका सुहाग बना रहे। आज हम जिला महिला मोर्चा द्वारा ये हरितालिका का त्यौहार मनाया जा रहा है। साथ में हमारे साथ मानवीय संस्था भी है, तो हम दोनों ने मिलकर आज कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक तरफ भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारी दावा कर रही थी कि कार्यक्रम के आयोजन में कोविड नियमों का विशेष ख्याल रखा गया है, वहीं टीवी स्क्रीन में दिख रही इन तस्वीरों में इन दावों की पोल खुल रही थी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने ना तो मास्क पहन रखा था, ना ही सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना की जा रही थी। एक तरफ सरकार और जिला प्रशासन कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक कर रही है। मास्क पहनने, स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने सहित 2 गज की दूरी बनाए रखने पर बार बार जोर दिया जा रहा है। यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हैरानी इस बात की है कि कार्यक्रम में मौजूद भाजपा समर्थित पार्षद और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही नियमों को ताक पर रख रहे हैं। टीवी स्क्रीन में दिख रही इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कार्यक्रम में मौजूद तो महिलाओं ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। इक्का दुक्का महिलाओं ने औपचारिकता के तौर पर मास्क गले पर लटका रखा है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक कार्यक्रमों में समाज के पढ़े लिखे तबके द्वारा बरती जा रही इस तरह की लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है। एक और देश के प्रधानमंत्री कोरोना से निपटने में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच जनप्रतिनिधियों और आम लोगों द्वारा बरती जा रही लापरवाही घातक साबित हो सकती है। तो ऐसे में सभी सजग रहें और कोरोना से बचाव को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों और नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का सख्ती से पालन करें। अकाउंटेंट जनरल ऑडिट एवं अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत भूषण शर्मा ने की। इस दौरान पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों के डीआर की किश्तों को सरकार ने करीब 18 महीनों से रोका हुआ है, जिसका शीघ्र भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां की जाए और 5% की शर्त को हटाया जाए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज पेंशनर्स की ये कंबाइंड मीटिंग हुई है ऑल इंडिया के कॉल पे। इस मीटिंग का जो मेन इशू था वो डीए एंड डीआर फ्रीज था, जो गवर्नमेंट ने पिछले 18 महीने के लिए फ्रीज किया हुआ था, और वो टोटल जो अमाउंट पीरियड परसेंटेज पड़ता है 11% पड़ता है। तो उसको हमारे को जुलाई से तो मिला है 21 से, बट इस 18 महीने के पीरियड में 3, 4 और 3% के हिसाब से वो 11% बनता है। वो इमीडिएटली रिलीव होना चाहिए। क्यों कि रिलीज इसलिए होना चाहिए कि हमारे को जो डीए मिला है ना, वो किसी ने खैरात नहीं दी, लोग लड़े थे इसके लिए और तब मिला है। और इस पीरियड में जो साथी रिटायर हुए हैं उनका 18 महीने में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हुआ है, ये 11 महीने का डीए फ्रीज होने के कारण उनका 2 और 3 लाख के बीच लॉस हुआ है। क्योंकि उनको जब डीए मिलता है ना महंगाई पे, तो वो उससे महरूम हुए। उनकी जो लास्ट पेमेंट्स होती है ना रिटायरमेंट पे, वो सारी की सारी लेस हुई उससे। और इसमें हमारे साथ भी नए मेंबर जो इस पीरियड में ज्वाइन किए हैं वो उसके सफरर हैं। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच ने 240 करोड़ की वित्तीय लाभ न देने पर कड़ा रोष जताया है। कल्याण मंच को अभी तक इस माह का वेतन तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों ने निगम पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने 2 टुक में कहा कि यदि 20 सितंबर तक कल्याण मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो वे इसके बाद कभी भी सचिवालय का घेराव व धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसके लिए खुद प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन जिम्मेदार होगा। हमें आस थी कि ये सरकार जो है जब से बनी है कि हमारी पेंशन का वो स्थायी समाधान ढूंढेगी, परंतु ये सरकार भी पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में असमर्थ रही है। और हमारा डीए की बकाया राशि और पेंशनरों की लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और उनका जीपीएफ, ये सारा कुल मिला के जो 255 करोड़ रुपया बनता है, जिसके ऊपर हिमाचल सरकार जो कुंडली मार कर बैठी है।
अगर देना चाहती तो 5 सालों में सरकार जो है किस्तों में भी दे सकती थी, परंतु आज तक एक भी पैसा हमें नहीं दिया गया है। जबकि अब ये पे स्केल जो है 16 से उठने थे वो भी इस वक्त जो है पंजाब सरकार ने दे दिए हैं, हिमाचल सरकार भी देने जा रही है, परंतु हमें अभी तक पिछले महंगाई भत्ते का एरर तक नहीं मिला है। तो वेतन पे स्केल की तो क्या बात कह सकते हैं, ये सरकार कब हमें देगी और कैसे देगी। हमें सरकारों से जो है विश्वास उठ चुका है। अगर सरकार समय रहते हमारा 20 सितंबर से पहले अगर वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हमने कल्याण मंच ने जो है कांगड़ा से 5 तारीख को निर्णय ले लिया है कि 20 सितंबर के बाद कोई भी धरना प्रदर्शन या सचिवालय का घेराव हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सारी हिमाचल सरकार और निगम प्रबंधन की होगी। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।